हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने से यूट्यूब चैनल और मैसेज पे मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। और कक्षा 11 के लिए गणित का चैप्टर नंबर पहला समुच्चय मैंने स्टार्ट कर रखा था। और चैप्टर नंबर पहले समुच्चय के इससे पहले अपने 8 पार्ट जो वो कंप्लीट पूरे हो चुके थे और ये पार्ट नंबर 9 है, जिनमें मैं लगातार चलते हुए आपकी प्रश्नावली 1.2 के प्रश्न नंबर 1 से वीडियो को स्टार्ट करूंगा। तो स्टूडेंट्स, यदि आपने पीछे वाले पार्टों को नहीं देखा है तो जरूर से उन पीछे वाले पार्टों को जरूर से देखिए, क्योंकि गणित में जो होता है ये आपस में जुड़ा हुआ है। यदि आप पीछे वाला जो है वो क्लियर नहीं करते हो तो आगे से आपके समझ में बहुत ही कम आएगा स्टूडेंट्स। तो चलिए, और साथ ही यदि आप चैनल पे स्टूडेंट्स नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए और कक्षा 11 के अनेक स्टूडेंट्स तक वीडियो को जरूर से शेयर कर दीजिए। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ये प्रश्नावली आपकी 1.2 का प्रश्न नंबर पहले से वीडियो को स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला आपके सामने आ चुका है। चलिए क्वेश्चन को पहले समझते हैं, ध्यान से देखिए। निम्नलिखित में से कौन से ऋक समुच्चय के उदाहरण है? निम्नलिखित नीचे उदाहरण दे रखे हैं, उनमें से कौन से ऋक समुच्चय के उदाहरण है? तो पहले प्रश्न में ऋक समुच्चय के उदाहरण अपने को बताने हैं कौन से है। तो इसमें रोमन में कुल 4 क्वेश्चन है, जिनमें से दो मैंने लिख दिया आपके सामने। देखिए रोमन में पहला जो क्वेश्चन है वो देखिए, 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट, ये प्रश्नावली करते वक्त ये बहुत ही इजी है। बस सिर्फ और सिर्फ आपको थोड़ा बेसिक होना चाहिए। छोटी क्लासों में जो बेसिक नॉलेज है, विषम संख्याएं, सम संख्याएं, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं और प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, ये छोटी क्लासों की बातें आपको पूरा कंप्लीट पता होना चाहिए। तो उनके क्लियर होने के बाद में ये वाली प्रश्नावली बहुत ही इजी लगने वाली है। इससे पीछे वाले पार्ट आपने देख लिए हो तो वहां पर मैंने आपको क्लियर बताया था कि ऋक समुच्चय कौन होता है, कौन सा होता है? ऐसा समुच्चय जिनमें कोई भी अवयव नहीं हो, मतलब अवयव की संख्या जिनमें 0 हो। ऐसा समुच्चय जिनमें कोई भी अवयव नहीं हो, अवयव की संख्या 0 हो, ऋक समुच्चय कहलाता है। ठीक है। परिमित और अपरिमित, ऐसा समुच्चय जिनमें अवयव की संख्या निश्चित हो, परिमित समुच्चय कहलाता है। ऐसा समुच्चय जिनमें अवयव की संख्या निश्चित नहीं होती है, अपरिमित समुच्चय कहलाते हैं। और ऐसे 2 समुच्चय जो आपस में एकदम सेम हो वो समान समुच्चय कहलाते हैं। तो आपकी प्रश्नावली 1.2 में समुच्चय के प्रकार में अपन 3 समुच्चय के प्रकार पढ़े थे, ऋक समुच्चय, परिमित और अपरिमित समुच्चय, समान समुच्चय। इन्हीं के बारे में ये प्रश्न आएंगे अपने। चलिए इसको अपन करते हैं। 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। तो बताइए 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्या कौन सी होती है? बताइए, ध्यान से सुनिए। 2 से भाज्य विषम संख्या होती है क्या कोई? ध्यान से समझिए, 2 से भाज्य कोई भी विषम संख्या नहीं होती है। 2 से भाज्य मतलब ऐसी कोई भी विषम संख्या नहीं होती है जिनमें जो 2 से भाज्य हो, अर्थात जिनमें 2 का पूरा भाग जाता हो। तो अपन लिख देते हैं ऐसी कोई विषम प्राकृत, यहां से देखिए, ऐसी कोई विषम प्राकृत संख्या नहीं है। ऐसी कोई विषम प्राकृत संख्या नहीं है जो 2 से भाज्य हो, जो 2 से भाज्य हो। ऐसी कोई विषम प्राकृत संख्या नहीं है जो 2 से भाज्य हो, मतलब ऐसी कोई भी विषम प्राकृत संख्या नहीं होती है जो 2 से भाज्य हो। तो लिख देते हैं। तो अब बताइए, तो इस समुच्चय में ये जो समुच्चय बताया ऊपर, 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, तो बताइए इसमें कोई अवयव आएगा क्या? ऐसी कोई संख्या है क्या जो 2 से भाज्य है और विषम प्राकृत संख्या है? वो 2 से भाज्य होने वाली कोई भी विषम प्राकृत संख्या नहीं होती है। तो मैंने ये लिखा है कि ऐसी कोई विषम प्राकृत संख्या नहीं है जो 2 से भाज्य हो या जो 2 से विभाजित हो। तो ऐसे बताइए, इसमें कोई भी अवयव नहीं आया तो लिख देता हूं अतः
यह एक आता है, यह एक, इसमें कोई भी अवयव नहीं आया, तो ऐसा समुच्चय जिनमें कोई भी अवयव नहीं हो वो रिक्त समुच्चय होता है। आता है यह एक रिक्त आता है, यह एक रिक्त समुच्चय है। अतः यह एक क्या है, रिक्त समुच्चय है। देख लीजिए ऐसी कोई विषम प्राकृत संख्या नहीं है जो 2 से भाज्य हो, अतः यह एक रिक्त समुच्चय है, यह एक रिक्त समुच्चय है। तो चलिए दूसरे में अपन चलते हैं। मैं कहने का मतलब प्रश्न को ध्यान से समझना है और उसके बाद में उसमें ये देखना है कि इसमें अवयव, कोई भी अवयव आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। यदि नहीं आ रहा है तो वो रिक्त समुच्चय है। चलिए दूसरे में चलते हैं। सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। तो बताइए ऐसी कोई संख्या बताइए जो सम हो और अभाज्य हो, है ऐसी संख्या बताइए। देखिए अभाज्य, छोटी से छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 2, फिर तो 3 आता है। लेकिन छोटी से छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, ये सम भी होती है। क्या होती है, सम भी होती है। तो ऐसी इस समुच्चय में कौन अवयव आने वाला है, कौन सा अवयव आ सकता है, सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। तो इस समुच्चय में सम अभाज्य संख्या आ सकती, सम अभाज्य संख्या में 2 आ सकता है। मतलब इस समुच्चय में, इस समुच्चय का अवयव 2 होगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि इस समुच्चय में कोई भी अवयव, इस समुच्चय में 2 अवयव है, अर्थात ये एक रिक्त समुच्चय नहीं है, क्योंकि इसमें 2, इस समुच्चय का 2 एक अवयव है। तो लिख देता हूं मैं इसमें, ऐसी सम अभाज्य संख्याएं हम जानते हैं कि, या वैसे उस टाइप में लिखो तो सेम प्रोसेस, सेम तरीके से लिखना चाहो तो सेम लिख देना, ताकि लैंग्वेज जो है वो सेम हो जाए। तो लिख देंगे ऐसी सम संख्याएं, ऐसी सम संख्याएं 2 है। मैंने क्या लिखा है, ऐसी सम संख्या, संख्या है, ऐसी सम संख्या 2 है जो कि अभाज्य है। क्या लिखा मैंने, ऐसी सम संख्या 2 है जो कि अभाज्य है, जो कि एक अभाज्य संख्या है, जो कि एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। ऐसी सम संख्या 2 है जो कि एक अभाज्य संख्या है, मतलब ये क्या है, एक अभाज्य संख्या है। तो बताइए इस समुच्चय में अवयव जो है, इस समुच्चय का अवयव कौन हुआ, 2 हुआ। अर्थात यदि मैं इसको ए से व्यक्त कर लूं, समुच्चय ए से प्रदर्शित कर लूं, तो ए बराबर जो है वो 2 आ गया। कौन सा, को क्या आ गया, 2 आ गया। अतः यह एक रिक्त समुच्चय, अतः यह एक रिक्त समुच्चय नहीं है, अतः यह एक रिक्त समुच्चय नहीं है, अतः यह एक रिक्त समुच्चय नहीं है। मतलब ये एक रिक्त समुच्चय नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 2 इस समुच्चय का एक अवयव है। शायद आपके समझ में आ गया होगा, क्योंकि इस समुच्चय में, मतलब यहां पर समुच्चय का अवयव क्या आ रहा था, फाई आ रहा था, फाई आ रहा था, या समुच्चय में कोई भी अवयव नहीं था, समुच्चय में कोई भी अवयव नहीं था, या इस समुच्चय में कोई भी अवयव नहीं था, इसलिए ये एक रिक्त समुच्चय था। लेकिन ये वाला एक रिक्त समुच्चय नहीं है। तो इन दोनों को आप अपने नोटबुक में ऐड कर लीजिए और इसी के साथ अपन चलते हैं तीसरे और चौथे में चलते हैं। तो तीसरा अपन देखते हैं। तीसरा आपके सामने देखिए, x एक प्राकृत संख्या है। x, जहां x एक प्राकृत संख्या है, मतलब x, ये जो 2 बिंदु जो आ रहा है, ये 2 बिंदु, यहां पर ध्यान दीजिए, ये जो 2 बिंदु आ रहा है, ये सच डेट बोला जाता है इनको, इंग्लिश में बोलते हैं इनको सच डेट। सच डेट का मतलब होता है इस प्रकार है कि, इस प्रकार है कि x, जहां x इस प्रकार है कि x एक प्राकृत संख्या, ध्यान दीजिए x एक प्राकृत संख्या, यहां तक देखिए x क्या है, एक प्राकृत संख्या है, और x जो है वो छोटा है 5 से, x जो है वो 5 से छोटा है, और साथ ही x बड़ा है 7 से। समझो आ गया होगा शायद,
तो कहने का मतलब x एक ऐसी प्राकृत संख्या है जो 5 से छोटा है लेकिन 7 से क्या है, बड़ा है। तो बताइए ऐसी कोई संख्या होती है क्या, मतलब इस समुच्चय में कोई अवयव आ सकता है क्या, या ऐसी कोई संख्या हो सकती है क्या जो प्राकृत संख्या हो और साथ ही वो 5 से क्या हो, छोटी हो, 5 से क्या हो, छोटी हो। देखो यहां तक तो आ सकता है, देखो प्राकृत संख्या हो सकती है 5 से छोटी हो। 5 से छोटा कौन होगा, 5 से छोटा 4, 3, 2, 1 हो सकता है। लेकिन यदि 7 से बड़ा देखे तो 7 से बड़ा तो 8, 8, 9, 10 ये होंगे। तो कहने का मतलब दोनों में से नहीं खा रहा, मतलब ये बात संभव नहीं है कि ऐसी कोई संख्या लेना संभव नहीं है जो 5 से छोटी भी हो और 7 से बड़ा भी हो, ऐसा लेना संभव नहीं है। तो यहां पर लिख देंगे अपन ऐसी कोई प्राकृत संख्या नहीं होती है। यहां पर लिख देंगे ऐसी कोई भी प्राकृत संख्या नहीं, ऐसी कोई भी प्राकृत संख्या नहीं हो सकती, मतलब ऐसी कोई भी प्राकृत संख्या नहीं है जो कि ऐसी कोई प्राकृत संख्या नहीं है जो कि 5 से छोटी, यहां पर लिख देता हूं मैं 5 से छोटी तथा 7 से क्या हो, 7 से बड़ी हो। मैंने लिख दिया स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिए, कारण लिख दिया, रीजन लिखना है, ये लिखना है, ये लिख दोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, सही तरीका है, एकदम बहुत ही अच्छा तरीका है। तो मैंने लिखा है ऐसी कोई भी प्राकृत संख्या नहीं है जो कि 5 से छोटी तथा 7 से बड़ी हो। ऐसी कोई भी प्राकृत संख्या नहीं है जो कि 5 से छोटी तथा 7 से बड़ी हो। 5 से छोटी तथा 7 से बड़ी हो। अतः यह एक रिक्त समुच्चय है। ये एक रिक्त समुच्चय हो गया। समझ में आ गया होगा शायद आराम से कि भाई ऐसी कोई भी प्राकृत संख्या नहीं होती है जो 5 से छोटी और 8 से बड़ी। तो आप बता दीजिए, आप खुद दिमाग लगा के सोचिए, ऐसा कोई नंबर नहीं होता है, ऐसा कोई भी संख्या संभव नहीं है जो 5 से छोटी भी हो और 7 से बड़ा भी हो। ऐसा कुछ कोई नंबर संभव नहीं है, ऐसी कोई संख्या नहीं ले सकते अपने, ठीक है। तो इसमें एक भी अवयव नहीं होगा, ऐसा समुच्चय जिनमें एक भी अवयव नहीं हो, अर्थात जिनमें अवयव की संख्या 0 हो, वो एक कौन सा होता है, रिक्त संबंध होता है। तो ये एक रिक्त संबंध ही है कि क्योंकि इनमें कोई भी अवयव नहीं आ रहा है, ठीक है। चलिए चौथे में चलता है। y सच दैट y किन्हीं भी दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु। तो आप खुद बता दीजिए, कोई भी दो समांतर रेखाएं ले, जैसे मान लो ये दोनों मैंने समांतर रेखा ले ली, तो इन दोनों समांतर रेखाओं का कोई उभयनिष्ठ बिंदु बताइए मेरे को। ये किन्हीं भी दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु, तो इन दोनों समांतर रेखाओं का कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं हो सकता, क्योंकि ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, ये दोनों समांतर रेखाएं कहीं पे भी प्रतिच्छेद नहीं करी। उभयनिष्ठ बिंदु का मतलब ये हुआ ऐसा बिंदु जो इस रेखा का भी हो और जो दूसरी रेखा का भी हो, मतलब ऐसा कोई बिंदु नहीं ले सकते जो दोनों रेखाओं का हो, अर्थात दोनों रेखाओं का कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होगा, ठीक है। और उभयनिष्ठ बिंदु होगा तो वो दो समांतर रेखाएं नहीं होंगी, वो दो प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। तो कहने का मतलब किन्हीं भी दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु नहीं हो सकता, ये संभव नहीं है। तो लिख देंगे किन्हीं भी यहीं से स्टार्ट कर देता हूं, किन्हीं भी दो समांतर
किन्हीं भी दो समांतर रेखाओं का विनिष्ट बिंदु, किन्हीं भी दो समांतर रेखाओं का उपविष्ट बिंदु नहीं संभव नहीं है। किन्हीं भी दो समांतर रेखाओं का उपविष्ट बिंदु नहीं हो सकता। किन्हीं भी दो समांतर रेखाओं का उपविष्ट बिंदु नहीं हो सकता, मतलब कोई भी दो समांतर रेखाएं हो उनका उपविष्ट बिंदु अपन नहीं ले सकते, नहीं हो सकता। अतः यह एक रिक्त समुच्चय है। तो इस तरह से इसमें कोई भी अवयव नहीं है, ऐसा समुच्चय जिनमें कोई भी अवयव नहीं हो। ये एक ऐसा है, इनमें भी कोई भी अवयव नहीं था, इनमें भी कोई भी अवयव नहीं था, तो ये दोनों रिक्त समुच्चय है। ठीक है, और अभी मैंने दूसरा जो करवाया था इससे पहले वो एक रिक्त समुच्चय नहीं था। तो ये आपके सामने रोमन में चौथा हो गया। तो प्रश्न नंबर मुख्य जो पहला है स्टूडेंट से, मुख्य पहले में अपने 4 क्वेश्चन थे, चारों मैंने आपको कल कंप्लीट पूरे करवाए हैं। अच्छी तरीके से मैंने करवाया, क्लियर तरीके से करवाया। इस तरीके से आप एग्जाम में करके आओगे तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, ये मैं आपको दावे के साथ ही कह सकता हूं। स्टूडेंट से ध्यान दीजिए, मैं इनको और समझा देता हूं। ध्यान दीजिए, किन्हीं भी दो समांतर रेखाओं का उपविष्ट बिंदु है, तो किन्हीं भी दो समांतर रेखाओं का उपविष्ट बिंदु नहीं हो सकता, या ऐसे लिख दो, किन्हीं भी दो समांतर रेखाओं का उपविष्ट बिंदु संभव नहीं है। ऐसे भी लिख सकते हो, संभव नहीं है या असंभव है। किन्हीं भी दो समांतर रेखाओं का उपविष्ट बिंदु लेना असंभव है। मैंने लिखा किन्हीं भी दो समांतर रेखाओं का उपविष्ट बिंदु नहीं हो सकता, अतः यह एक रिक्त समुच्चय है। मतलब इसका कोई भी अवयव नहीं है, और कोई भी अवयव जब समुच्चय का नहीं है तो वो एक रिक्त समुच्चय कहलाता है। तो स्टूडेंट्स, इनको आप अपने नोटबुक में ऐड कर लीजिए। और अब इसी के साथ अपना पहला जो क्वेश्चन है, जिसमें रोमन में 4 क्वेश्चन थे, वो कंप्लीट पूरा हो चुका है। चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर जो दूसरा है उसमें पर चलते हैं। तो चलते हैं स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर जो दूसरा है वो आप पहले समझेंगे दूसरे क्वेश्चन को। और दूसरे क्वेश्चन में देखो, प्रश्नावली 1.2 में मैंने पहले आपको बता दिया है कि प्रश्नावली 1.2 में एक तो अपन रिक्त समुच्चय पढ़ेंगे, और एक तो रिक्त समुच्चय पढ़ेंगे, और परिमित और अपरिमित समुच्चय पढ़ेंगे, और अपना समान समुच्चय, मतलब 3 प्रकार पढ़ेंगे अपने। मतलब इन समुच्चय में अपन 3 जो प्रकार है वो पढ़ेंगे। देखिए, समुच्चय के प्रकार में 3 प्रकार अपन बेसिक में पढ़े थे, रिक्त समुच्चय, समान समुच्चय और परिमित और अपरिमित समुच्चय। तो ये 3 प्रकार के जो समुच्चय है वो अपने इसके बेसिक में पढ़े थे। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे में चलते हैं। निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन परिमित है और कौन अपरिमित है? परिमित और अपरिमित में अपने को छांटना है। चलिए, पहला रोमन में है वर्ष के महीनों का समुच्चय। तो ध्यान से समझिए स्टूडेंट से, परिमित समुच्चय वो होता है जिसमें अवयव की संख्या निश्चित हो। ऐसा समुच्चय जिनमें अवयव की संख्या निश्चित हो वो एक परिमित समुच्चय होता है। तो इसमें क्या है, वर्ष के महीनों का समुच्चय। तो यहां लिख देते हैं, यहां इस समुच्चय में अवयवों संख्या, यहां इस समुच्चय में अवयव की संख्या निश्चित है, या इस समुच्चय में अवयव की जो संख्या है वो क्या है, निश्चित है। अतः यह एक परिमित समुच्चय है। अतः यह एक परिमित
समुच्चय। मतलब स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, निश्चित का मतलब क्या होता है ये मैं पूरा आपको क्लियर कराऊंगा, ध्यान से समझिए। यहां इस समुच्चय में अवयव की संख्या निश्चित है या सीमित है, अतः यह एक परिमित समुच्चय है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें अवयव को अपन काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं। जैसे अर्थात अवयव की संख्या निश्चित है, सीमित है, काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं। देखिए वर्ष के महीनों का समुच्चय, तो वर्ष के महीने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल कितने होते हैं? 12 होते हैं। तो 12 को अपन काउंट कर सकते हैं, मतलब वर्ष के महीनों का समय निश्चित है, तो इसलिए यह एक परिमित समुच्चय है। चलते हैं रोमन में जो दूसरा है वो अपन देखते हैं। रोमन में दूसरा देखिए आपके सामने है समुच्चय 1 2 3, ये आपके सामने समुच्चय है दूसरा। तो यहां पर देखिए अवयव की संख्या निश्चित नहीं है, मतलब सीमित नहीं है, असीमित है। तो लिख देते हैं अपन यहां इस समुच्चय में अवयवों की संख्या निश्चित, यहां इस समुच्चय में अवयवों की संख्या निश्चित नहीं है, मतलब सीमित नहीं है, निश्चित नहीं है, आगे चलती जा रही है, मतलब इनको काउंट नहीं कर सकते। अतः यह परिमित समुच्चय, यह अपरिमित समुच्चय है। मतलब यहां पर काउंट नहीं कर सकते, यहां पर सीमित नहीं है, तो यहां ये जो समुच्चय है वो ये एक अपरिमित समुच्चय है। कौन सा है ये एक अपरिमित समुच्चय है। चलिए आगे चलते हैं तीसरे में। तीसरा देखिए, तीसरे में क्या दे रखा है? तीसरा ऐसा ही है 1 2 3 और इस चलते चलते लास्ट में 99 और फिर 100, इस तरीके से आ रहा है। तो यहां पर देखिए समुच्चय की संख्या निश्चित है। कैसे? मतलब 100 के जो आखिरी का जो अंत वाला अवयव है वो 100 है। तो लिख देता हूं यहां समुच्चय, यहां समुच्चय, इस समुच्चय में यहां इस समुच्चय में अवयवों की संख्या, यहां इस समुच्चय में अवयव की संख्या निश्चित, अवयव की संख्या, यहां इस समुच्चय में अवयव की संख्या निश्चित है, अतः यह एक परिमित समुच्चय है। यह एक परिमित समुच्चय है। चलिए चौथे में अपन चलते हैं। चौथा देखिए, चौथा है 99 से छोटी अभाज्य, 99 से छोटी अभाज्य संख्याओं, ये लो 99 से छोटी अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, 99 से छोटी अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। तो 99 से छोटी अभाज्य संख्याओं का समुच्चय में देखिए ये एक क्या हो गई? 99 से छोटी, ये यहाँ पर समुच्चय में अवयव की जो संख्या वो निश्चित होगी। 99 से छोटी, 99 से बड़ा नहीं जाएगा, 99 से छोटी तो निश्चित होगी। तो लिख देता हूं यहां इस समुच्चय में अवयवों की संख्या, या इस समुच्चय में अवयवों की संख्या
निश्चित है, या इस समुच्चय में अवयव की संख्या निश्चित है। अतः यह एक परिमित समुच्चय, तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, आपके सामने प्रश्न नंबर दूसरे में रोमन में कुल 4 क्वेश्चन थे जो मैंने आपको कंप्लीट पूरे करवाए। यहाँ पर सिर्फ ये छांटना था स्टूडेंट्स, ये बताना था कि परिमित समुच्चय है या अपरिमित समुच्चय। यदि अवयव की संख्या निश्चित है तो परिमित समुच्चय है, और यदि अवयव की संख्या निश्चित नहीं है तो क्या है, अपरिमित समुच्चय है। तो पहला देखिए, वर्ष के 12 महीनों का समुच्चय। तो ध्यान से देखिए, वर्ष के महीनों का समुच्चय, वर्ष में हम जानते हैं कि 12 महीने होते हैं, तो यहाँ पर अवयव की संख्या अपन गिन सकते हैं। अवयव की संख्या निश्चित है, अवयव की संख्या सीमित है, तो इसलिए यहाँ इस समुच्चय में अवयव की संख्या सीमित है, अतः यह एक परिमित समुच्चय है। सही है। चलिए दूसरे में चलते हैं। यहाँ पर डेस लग रहा है, आगे पता नहीं है कि ये कहां तक चलने वाला है, तो यहाँ अवयव की संख्या निश्चित नहीं है। यहाँ इस समुच्चय में अवयव की संख्या निश्चित नहीं है, अतः यह अपरिमित समुच्चय है। चलिए आगे वाला चलते हैं। तीसरा में देखिए, डेस तो है लेकिन यहाँ पर सोतक है, ये मतलब निश्चित है। यहाँ लिख देते हैं, यहाँ इस समुच्चय में अवयव की संख्या निश्चित है, अतः यह एक परिमित समुच्चय है। क्या है ये, परिमित समुच्चय है। चलिए चौथा देखते हैं। चौथा में देखो, 99 से छोटी अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। हो सकता है आपकी बुक में 99 से छोटी अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय भी हो सकता है यहाँ पर। तो 99 से छोटी, तो यहाँ पूर्णांक हो चाहे संख्या हो, लेकिन 99 से छोटी निश्चित हो गया, तो इसका मतलब हो गया यहाँ इस समुच्चय में अवयव की संख्या निश्चित है, अतः यह एक परिमित समुच्चय है। तो निश्चित है तो लिख दो परिमित समुच्चय है, और अनिश्चित है तो लिख दो अपरिमित समुच्चय है। तो स्टूडेंट्स, आपके सामने ये मैंने आपको इस वीडियो में आपकी प्रश्नावली 1.2 के प्रश्न नंबर पहला और प्रश्न नंबर दूसरा कंप्लीट आपको पूरा करवाया है। वीडियो कैसा लगा, और साथ ही स्टूडेंट्स कक्षा 11 के अन्य स्टूडेंट्स तक भी वीडियो को जरूर से शेयर कीजिए। और प्रश्न नंबर तीसरा आपको आगे वाले पार्ट में मिल जाएगा, प्रत्येक पार्ट बना हुआ है, और पार्ट वाइज वीडियो को जरूर से देखें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स, जय हिंद।